यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप 30 सितंबर 2025 तक अपनी चॉइस नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर यूपीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने के लिए दोनों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा की है। जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर यूपीएस के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब यूपीएस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे आपको अपने लिए एक बेहतर पेंशन स्कीम चुनने में हेल्प मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स सेंस गुरुजी। ओपीएस और एनपीएस के बारे में आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यूपीएस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यूपीएस कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, यूपीएस में एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, रिटायरमेंट पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, रिटायरमेंट पर कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, किस किस केस में 10,000 रुपए का मिनिमम अश्योर्ड पे आउट भी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय के डेथ के बाद फैमिली पेंशन के क्या रूल्स हैं और क्या आप एनपीएस से वापस यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। यूपीएस को अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही ऑप्ट कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयज जो एनपीएस में रिटायर हुए हैं वो भी यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयज जो अभी सर्विस में हैं और एनपीएस में कवर्ड हैं वो भी यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। और वो नए एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे वो भी यूपीएस ऑप्ट कर सकेंगे। यानी कि रिटायर्ड एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को 30 सितंबर 2025 तक अपनी चॉइस बतानी पड़ेगी और नए एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी चॉइस देनी होगी। एम्प्लॉय अपने बेसिक और डीए का 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है और सरकार बेसिक प्लस डीए का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। रिटायरमेंट पर जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेंगे वो हैं अश्योर्ड पे आउट। अगर कोई एम्प्लॉय 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ तो उसका अश्योर्ड पे आउट होगा रिटायरमेंट से जस्ट 12 महीने पहले की बेसिक सैलरी के एवरेज का 50%। अगर किसी एम्प्लॉय ने 25 साल तो सर्विस नहीं दी लेकिन 10 साल से ज्यादा की सर्विस देके रिटायर हुआ है तो उसे प्रोराटा यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ है तो उसे 10,000 का मिनिमम अश्योर्ड पे आउट तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल से कम की सर्विस देके रिटायर हुआ है तो उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, एम्प्लॉय के पास पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, यानी कि वो अपने कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका अश्योर्ड पे आउट भी कम हो जाएगा। इस अश्योर्ड पे आउट पर डीए भी मिलेगा, ग्रेच्युटी तो मिलेगी। ग्रेच्युटी के अलावा हर 6 महीने की सर्विस के लिए बेसिक प्लस डीए के 1/10 के बराबर एक लमसम अमाउंट भी मिलेगी। और एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके लीगली वेडिड स्पाउस को जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो हैं अश्योर्ड पे आउट का 60% फैमिली पे आउट के नाम से मिलेगा। इस फैमिली पे आउट पर भी डीए मिलेगा। ग्रेच्युटी और 1/10 वाली लमसम पेमेंट अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय को नहीं मिली थी तो वो भी इसे मिलेगी। ये फैमिली पे आउट सिर्फ लीगली वेडिड स्पाउस को ही मिलेगा। अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो फिर किसी और फैमिली मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा। भले ही आपने कितने भी साल की सर्विस की हो, इन केसेस में आपको कोई भी अश्योर्ड पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने सर्विस से रिजाइन कर दिया हो, अगर आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो, अगर आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया हो, अगर आपके ऊपर कोई जुडिशियल या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, अगर आपने 10 साल से कम की सर्विस की हो। लेकिन इन सारे केसेस में सिर्फ अश्योर्ड पे आउट ही नहीं मिलेगा, आपका कॉर्पस जो अक्यूमुलेट हुआ है वो आपको लमसम में रिफंड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, 60% का पार्शियल विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन हर महीने जो आपको पेंशन के रूप में पे आउट मिलेगा वो नॉर्मल सैलरी इनकम जैसे ही टैक्सेबल होगी। यूपीएस से एनपीएस में आप सिर्फ एक बार ही स्विच कर सकते हो, वो भी सिर्फ स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर ही। ये टाइमलाइन क्या है वो भी देख लेते हैं। रिटायरमेंट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर ही आप स्विच कर सकते हैं। वीआरएस के केस में ये पीरियड 12 महीने की बजाय सिर्फ 3 महीने का है। यूपीएस से एनपीएस में ड्यूरिंग सर्विस ही स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई अभी एनपीएस में रिटायर्ड है और अगर वो 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस ऑप्ट कर लेता है तो वो कभी भी एनपीएस में स्विच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सर्विस में नहीं है। लेकिन इन केसेस में आपको यूपीएस और एनपीएस में स्विच करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो, अगर आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया हो
या अगर आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हो। एक मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो के साथ साथ ये वाली वीडियो भी जरूर देखना, जिससे आपको अपने लिए एक बेहतर पेंशन स्कीम चुनने में सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।